नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ राजू रंजन में। आज का जो हमारा टॉपिक है पोएट्री। कल फिर आएंगे सूरज की कच्ची कलियां चुमने वाले, तुमसे अच्छे सुनने वाले, हमसे अच्छे कहने वाले। कुछ ऐसे ही छंदों के साथ ये पोएट्री शुरू होती है और इसी टाइप की कुछ तुकबंदियां इसमें मिलेंगी आपको, जिसको हम लोग ओवरऑल क्या बोलेंगे, पोएट्री बोलेंगे। ठीक है। आई होप कि पोएट्री की बेसिक चीजें थोड़ी सी समझ में आई होंगी। आगे देखेंगे पोएट्री का टाइप। जैसे पोएट्री क्या क्या है कि पोएट्री को ऐसे दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पोएट्री हमारा कितना टाइप में है? दो टाइप में। जिसमें एक टाइप में ये है आपका पर्सनल पोएट्री, जिसको सब्जेक्टिव पोएट्री का बोला जाता है, और दूसरा है इम्पर्सनल पोएट्री। क्या है? इम्पर्सनल पोएट्री। इम्पर्सनल, जिसको हम ऑब्जेक्टिव पोएट्री भी बोल सकते हैं, बोला जाता है। ठीक है। आई होप कि यहां तक क्लियर होगा। अब सवाल ये है कि सब्जेक्टिव पोएट्री में तो ये चीजें दिख रही है कि इलेजी है, लिरिक है, सोनेट है, ओड है, लेकिन इम्पर्सनल में क्या होता है? तो इम्पर्सनल में जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग हो गया, बैलेड हो गया, इपिक हो गया, ये सारी चीजें जो है मेनली तीन चार पॉइंट किस में आते हैं? इम्पर्सनल में आते हैं। अब जैसे छोटी छोटी चीजें से, जैसे मोनोडी, थ्रेनोडी, यूलॉजी, डर्जी, ये सारी चीजें जो होती हैं ये सब इसी के ही पार्ट है, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसका इम्पोर्टेंस इतना नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, जानेंगे छोटी छोटी चीजें। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इलेजी के बारे में। इलेजी मतलब ऐसे समझो कि एक संगीत सुना होगा कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। तो ये क्या है जो अभी सॉन्ग मैंने बताया? ये क्या है? ये दुख भरा सॉन्ग है, जो दुनिया छोड़ के चला गया उसके बारे में जो जो भी राइटर है उसको संबोधित कर रहा है। तो इलेजी भी हमारा सेम वही चीज है। इलेजी में क्या होता है कि कोई जो सगा संबंधी जो हमारे बीच नहीं है, उसके लिए उसके संबोधन में उसको याद करके जो चीजें लिखी जाती है उसको इलेजी के श्रेणी में रखा जाता है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। जैसे अब इलेजी में भी, इलेजी को अभी हम इसको समझेंगे कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन सेकेंड, पेज ऐड कर लें दो। जैसे इलेजी जो है हमारा, इसको कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट में। इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है और इसको अभी देखेंगे। जैसे एक होता है पर्सनल, पर्सनल, और दूसरा होता है इम्पर्सनल। ठीक, सॉरी, इम्पर्सनल नहीं, पेस्टोरल। वन सेकेंड, इसको अभी इरेज करते हैं। तो दूसरा जो होता है पेस्टोरल। अब हमें पर्सनल का तो हिंदी बताना नहीं पड़ेगा। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, और पेस्टोरल का मतलब अगर हिंदी में समझोगे तो इसका मतलब होता है देहाती। मतलब इसमें जो है गांव वगैरह से जुड़ी चीजें इसमें मेंशन होती है। अब इसको क्लियर पहले समझते हैं। जैसे पर्सनल में क्या होता है कि जैसे अगर एक चीज समझोगे तो होता तो दोनों पर्सनल ही है। मतलब ये पेस्टोरल भी जो लिखा जाता है, जो पेस्टोरल इलेजी भी लिखा जाता है, वो भी अपने व्यक्तिगत पर्सनल अनुभव से और जिससे पर्सनल रिलेशन होता है उसी के बारे में लिखा जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि जैसे पर्सनल में ना डायरेक्ट अपनी फीलिंग को आप रखेंगे, इलेजी वगैरह जो पोएट्री आप लिखेंगे उसमें डायरेक्ट रखेंगे। लेकिन पेस्टोरल में क्या होता है ना कि पेस्टोरल में डायरेक्ट नहीं, मतलब
जैसे इसमें सेफर्ड वगैरह, गडेरिया समझ रहे हो, सेफर्ड वगैरह, तो गडेरिया वगैरह को जैसे पोएट अपने आप को एक सेफर्ड मान लेगा और सामने वाला जिसके बारे में लिख रहा है इन चीजों को उसके बारे में सेफर्ड, दूसरा सेफर्ड मान लेगा। और जो है ये दूसरा सेफर्ड है और उसके बारे में लिख रहा है। तो अब सेफर्ड गडेरिया समझ ही रहे हो, गांव की चीजें होंगी, ये सारी चीजें, तो ये किससे जुड़ी है, गांव देहात से जुड़ी है, तो इसलिए इस टाइप के इलेजी को पेस्टोरल इलेजी बोला जाता है। और जिसमें डायरेक्ट हम लिखते हैं चीजों को तो उसको बोला जाता है पर्सनल। मतलब जो भी दोस्त है और उसके बारे में उसका नाम मेंशन करके डायरेक्ट यदि मैं कुछ लिख रहा हूँ तो पर्सनल है। और उसी को मतलब कोई और जो है कैरेक्टर वहां खड़ा करके सेफर टाइप का, कोई गडेरिया टाइप का ऐसा कैरेक्टर खड़ा करके नाम कर मतलब उसका नेम देके, और जब आगे इलिजी को पोएट्री को लिखा जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, पेस्टोरल बोला जाता है। आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं आगे क्या है। इलेजी इज अ पोयम लेमेंट फॉर, वही बात है, फॉर समथिंग सीरियस, सोरोफुल, फैटल इंजरी, सेपरेशन इन लव, डिपार्टेड सोल। इलेजियाक मीटर इज, हाँ, आइएम्बिक पेंटामीटर। ये इंपॉर्टेंट है कि इलेजी का जो मीटर होता है वो क्या होता है, आइएम्बिक पेंटामीटर। अब आइएम्बिक पेंटामीटर हमें नहीं समझाना पड़ेगा आई होप। और यदि अगर इसमें डाउट है मीटर राइम क्या होता है ये सारी चीजें, तो आप जो है चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके सर्च, चैनल में सर्च करके आप देख सकते हैं उसको। आइएम्बिक मतलब आइएम्बिक पेंटामीटर, पेंटा मतलब 5 होता है, मीटर मतलब कि जो जिसमें 10 सिलेबल हो, और आइएम्बिक मतलब अनस्ट्रेट सिलेबल, और फिर स्ट्रेट सिलेबल, ये होता है आइएम्बिक। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। आगे है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, वही अभी जो मैंने बताया पर्सनल इलेजी, और यहाँ गलत है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये पेस्टोरल होगा, पेस्टोरल। तो कितना टाइप का है, पर्सनल इलेजी को दो भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं, पर्सनल इलेजी और पेस्टोरल इलेजी। पर्सनल में क्या होता है कि जिसके बारे में आप जो है दुख सुख व्यक्त कर रहे हैं, आप पोएट्री लिख रहे हैं, उसका नेम लेके डायरेक्ट आप उसको संबोधित करिएगा। और पेस्टोरल में होता है कि उसके बीच में मतलब दो सेफर्ड वगैरह का सीन आ जाता है, और मतलब कोई और नाम देके और फिर उसको याद किया जाता है, उसके बारे में लिखा जाता है, जिसके बारे में भी आप लिख रहे हैं, जिसको भी याद कर रहे हैं आप। आगे है, इन पर्सनल इलेजी द पोएट लेमेंट्स द डेथ ऑफ अ पर्सन इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। टेनिसंस मेमोरियम ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम। हाँ, ये जो है, ये पर्सनल इलेजी में ये एग्जाम्पल, ये ओ कैप्टन, ये दोनों जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है, और कितनी बार ये टीजीटी पीजीटी के पेपर में आ भी चुका है। तो टेनिसन ने जो है अपने मित्र हेनरी हेलम के लिए एक लिखा है, एक इलेजी लिखा, उसका नाम है मेमोरियम। इसका एक बहुत खूबसूरत लाइन है, दिस बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। मतलब कि ये बेहतर है कि किसी से प्रेम करो और फिर उसको, उससे दूर हो जाओ या उसको खो दो, इसके बजाय कि जीवन में कभी प्रेम ही मत करो। ये काफी फेमस लाइन रहा है, और ये लाइन कहाँ का है, मेमोरियम का है। आगे है, ये इतना याद कर लेना कि ये मेमोरियम किसके द्वारा लिखा गया, तो टेनिसन के द्वारा लिखा गया, और किसके लिए लिखा गया, तो उनके फ्रेंड थे एक हेनरी हलम, जो काफी अर्ली एज में इनका डेथ हो गया था। और साथ ही में ये लोग पढ़ते थे, पढ़ाई लिखाई सब किया इन्होंने, और अचानक डेथ हुआ बहुत अर्ली एज में। उसके शोक में इन्होंने एक इलेजी लिखा, एक पोएट्री लिखा, उसका नाम दिया इन्होंने मेमोरियम, मतलब याद में। दूसरा एग्जाम्पल है वर्ल्ट वाइटमैन का, जिस ये इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ओ कैप्टन। और ये किस पे लिखा गया, तो अमेरिकन राष्ट्रपति जो थे अब्राहम लिंकन, उनपे ये लिखा गया है। इसमें जो है ये दिखाया जाता है कि एक युद्ध, एक मतलब फाइट चलता है, ये मतलब जंग चलता है, और उसमें अब्राहम लिंकन मतलब एक सेनापति के रूप में ऐसे लीड करते हैं, और बाद में जब ये लोग जीत, ये युद्ध जो होता है ये तो जीत जाते हैं फाइट को, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि अब्राहम लिंकन जो है शिप के डेक पे जो है डेथ मिलते हैं, मरे हुए मिलते हैं। और उन मतलब इसमें दिखाया गया है वो कैप्टन जो लिखा गया इसमें ऐसा। और
मतलब और कभी जो है जो पोएट होता है वो काफी दुखी होता है और अपने दुख को व्यक्त करता है। तो मतलब ये सब जो है ना, ये जितने पोएट्री है, ये इलिजी है, सब ऑलमोस्ट जो है अपने फ्रेंडशिप पे लिखे गए हैं। अब कल्पना करो इस बात का कि एक उस जमाने की फ्रेंडशिप कैसी होती थी कि लोग जो है मित्र को खो देने पे किस टाइप से आहत होते हैं, दुखी होते हैं। और एक एग्जाम्पल आप हमारे लोगों से देख लो, जैसे अभी ताजा एग्जाम्पल आप देखेंगे दिनेश कार्तिक का, इंडियन क्रिकेटर, उनका भी मित्र था और उसके साथ मित्रता में इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ। तो आप कल्पना करिए कि पहले की मित्रता किस लेवल की थी और आज की मित्रता किस दायरे में है और किस लेवल पे है। फिर आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है इलिजी रिटेन इन कंट्री चर्च यार्ड। ठीक है, ये जो है ये थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया है और ऐसा माना जाता है कि ये रिचर्ड वेस्ट जो थे, इनके मित्र थे, उनके लिए मतलब ये लिखा गया है। इसमें ना, इसमें जो मेंशन होता है कंट्री चर्च यार्ड में, इसमें पोएट जो है, जो थॉमस ग्रे है, वो चर्च यार्ड में जहाँ मतलब क्रिश्चियन लोगों का जहाँ बॉडी वगैरह सब फ्यूनरल वगैरह होता है, तो उसमें बैठ के, वहां पे बैठ के, और ये जो फार्मर होते हैं सब, उनका बॉडी वगैरह सब वहां फ्यूनरल किया हुआ होता है, और उसको देख के और उसमें ये अपना दुख मतलब उनपे लिखते हैं कि ये किसान, ये फार्मर मतलब जीवन में कितने संघर्ष करके और लड़ झगड़ के और आज संघर्ष करते करते यहाँ पहुंच गए हैं और यहाँ इस नींद में सोए हैं कि यहाँ से अब कभी फिर से वापस वो अपने खेतों की तरफ, अपने काम के तरफ, अपनी मजदूरी करने की ओर फिर से वापस कभी नहीं जा पाएंगे। इस टाइप का ये है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है इन मेमोरी डब्ल्यू बी इट्स का, और ये जो है आयरिश पोएट थे। इनके बारे में जो है लिखा गया डब्ल्यू एच ऑर्डेन द्वारा। इसमें भी इनके डेथ पे इनको जो अंदर से जो कष्ट होता है इस पोयम में, इस पोएट्री में, इसको इन्होंने व्यक्त किया है, बताया है। आगे पेस्टोराइजेज आफ्टर द मॉडल सेट बाय द ग्रीक पोएट थियोक्रिटस। पेस्टोरल रिलीजी कहाँ से आया, तो मतलब इसका मॉडल सेट किया हुआ है, ये ग्रीक पोएट थे थियोक्रिटस, इनके द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इन पेस्टोरल इलेजी द पोएट एज्यूम्स हिमसेल्फ एज अ शेफर्ड। अभी बताया ना कि पर्सनल इलेजी और पेस्टोरल इलेजी, इलेजी को टू टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है पर्सनल इलेजी, दूसरा है पेस्टोरल इलेजी। तो वही बता रहा है कि हिमसेल्फ एज अ सेफर्ड, मतलब कि पोएट क्या करता है, अपने आप को अज्यूम करता है कैसा, एक सेफर्ड की तरह, और रोता है, विप्स करता है द डेथ ऑफ अनदर सेफर्ड। और जो फ्रेंड उसका, मतलब पोएट का जो फ्रेंड डेथ किया होता है, जिसके लिए ये लिखते हैं लेजी, उसको एक अदर पोएट की तरह मानता है, मतलब अदर शेफर्ड की तरह, और उस पे जो है अपना मतलब उस पे रोता है, अपना दुख जाहिर करता है इस पोयम, इलेजी पोएट्री के माध्यम से। सेटिंग इज पैरेलल, द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ पेस्टोरल। अब आगे पेस्टोरल का एग्जांपल है, जैसे मिल्टन लाइसिडस। मतलब इसकी खूबसूरती और इस पोयम का तो कोई बात ही नहीं है। मिल्टन की चर्चा हो और उसमें लाइसिडस का चर्चा ना हो, सवाल ही नहीं है। लाइसिडस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये कब लिखा गया था, इसका डेट भी तो 1637 में, ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग क्या थे, एडवर्ड किंग जॉन मिल्टन के एक फ्रेंड थे, और इनका ना डेथ हो जाता है, जैसे पानी में डूब के इनका डेथ होता है, और उस पे इन्होंने ये जो है लिखा हुआ है लाइसिडास। और उसमें अपने आप को मिल्टन एक जो है एक शेफर्ड की तरह अज्यूम करते हैं, और सामने वाले जो एडवर्ड किंग है उनका भी डायरेक्ट नेम मेंशन नहीं करते, उनको भी एक दूसरा शेफर्ड जो साथ ही साथ भेड़ बकरी चराते हैं जंगलों में, और मतलब काफी इंजॉय करते हैं उन दिनों को, ऐसा उसमें मेंशन किया गया है। लाइसिडास जो पोयम मतलब इलेजी है उसमें
और फिर जब चले जाने के बाद उन सारी चीजों को, जो खूबसूरत पल उनके साथ उन्होंने बिताया है, उसको इस इलेजी के माध्यम से उसको बयां करते हैं, बताते हैं। तो ये है। और इसमें एक चीज और है कि जैसे स्टार्ट में लाइसिडास में मिल्टन मतलब अपना दुख जाहिर करते हैं, और बाद में फिर अपने आप को ना सांत्वना भी खुद से ही देते हैं कि फ्रेंड जो हमारा है वो ईश्वर के शरण में है, और भगवान उसको और ज्यादा बेहतर रखें। मतलब ये आश्वासन के लिए, ये इलिजी का एक रूल है कि स्टार्ट में पोएट जो है रोता है, फिर अपने आप को सांत्वना खुद से ही देता है, उसी के माध्यम से, उसी इलिजी के माध्यम से। ये देखो टीजीटी 2016 में ये आया हुआ है, लिसिडास। लाइसिडास, लिसिडास जो भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन अपना एक्सेंट है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप अपने हिसाब से उसको बोल सकते हैं। ये दुनिया का कोई किताब आपके एक्सेंट को काट नहीं सकता है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन पे बहुत मतलब ये नहीं होना है। दूसरा एग्जाम्पल है सेलीज एडोनाइस ऑन द डेथ ऑफ किड्स। अब देखो एडोनाइस, ये इनके फ्रेंड जो किड्स होते हैं, पीबी शैली ने लिखा हुआ है एडोनाइस, जो एलेजी लिखा हुआ है। तो एडोनाइस जो होता है ना, एडोनाइस ग्रीक में एक जैसे खूबसूरती मतलब स्मार्टनेस का जो गॉड होता है, देवता होता है, एक कैरेक्टर होता है ग्रीक में, जो ग्रीक के उनके जो धार्मिक चीजें होती है उसमें, जैसे हर चीजों को, जैसे हम लोगों में जैसे बारिश का देवता इंद्र को बताया जाता है, इसी टाइप से खूबसूरती स्मार्टनेस का एक कैरेक्टर मतलब मेंशन किया गया है, उसका नाम है एडोनाइस, मतलब ग्रीक में। तो उसी पे इन्होंने लिखा है, और किड्स को मतलब बहुत स्मार्ट, बहुत खूबसूरत, एकदम यंग लड़का इस टाइप से इन्होंने इसमें बताया है, एडोनाइस नाम रख के। और उनके डेथ पे ये जो है मतलब काफी दुखी होते हैं। फिर बाद में इसमें भी वही होता है लाइसिडास की तरह, कि फिर अपने आप को बाद में संतावना देते हैं, अपने आप को मनाते हैं। नेक्स्ट है अर्नोल्ड थायरसिस ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हग क्ला। मतलब कि अर्नोल्ड ने भी जो लिखा है, ये एक लेजी लिखा है, उसका नाम है थायरसिस, और ये किस पे लिखा है, तो अपने मित्र पे आर्थर हग क्लॉ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दो तीन एग्जाम्पल पेस्टोरल इलेजी का, इसको ध्यान में रखना। आगे है सॉन्ग ऑफ सोरो स्पेशली फॉर द, ये इलेजी का डेफिनेशन है। अ सॉन्ग ऑफ सोरो स्पेशली फॉर द डेड इज कॉल्ड इलेजी। मतलब ये जो है उसके लिए लिखा जाता है, या स्पेशली उस पे लिखा जाता है जो हमारा कोई पर्सनल, जिससे हमारा रिलेशन हो और अभी वो दुनिया में नहीं है। इसका डेफिनेशन भी 2011 में आया हुआ था एग्जाम में, टीजीटी के पेपर में। आगे है मोनोडी। मोनोडी क्या है? Monody, there is a single voice revealing the death of a person. Hence, monody refers to the poem in which one person laments another death among them. जैसे क्या होता है ना कि जैसे इलेजी होता है, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी देखोगे कि किसी किसी में पोएट खुद अकेले जो है उस इलेजी को गाता है, और मतलब सिंगल होता है, उसमें किसी का हेल्प नहीं, कोई कोरस नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब ग्रुप ऑफ सिंगर वगैरह का नहीं। तो मोनो मतलब क्या होता है, रूट वर्ड पढ़ोगे तो मोनो मतलब होता क्या है, मोनो मतलब अगर रूट वर्ड के अकॉर्डिंग देखोगे तो मोनो मतलब वन होता है। तो मोनोडी का मतलब क्या है, जिसमें एक सिंगल, केवल और केवल पोएट है, और इस इलेजी को जो उसने लिखा है उसको पढ़ रहा है, तो उसको मोनोडी बोला जाता है। जैसे लाइसिडास है, आगे दिया होगा, poem personal lament for death mournful, lyric poetry sung by single performer rather than by a chorus। हाँ, ये जो है मतलब एक कोरस, मतलब ग्रुप ऑफ सिंगर के द्वारा ये परफॉर्म नहीं किया जाता। वहीं थ्रेनोडी जो है, देयर आर मोर देन वन। ये वोल्ट्स नहीं है, वॉइस है, ये गलती से मिस टाइप हो गया है, सॉरी इसके लिए। तो थ्रेनोडी क्या है, देयर आर मोर देन वन वॉइस एक्सप्रेसिंग सोरो ओवर द डेड पर्सन। मिल्टन लाइसिडास इज मोनोडी। मतलब मिल्टन का जो लाइसिडास क्या है, मोनोडी है, न कि थ्रेनोडी है। आगे है रॉल्फ वाल्डो रोट थ्रेनोडी इन मेमोरी ऑफ हिज सन। हाँ, एक थ्रेनोडी लिखा गया है किसके द्वारा, राल्फ वाल्डो इमर्सन के द्वारा। आगे डिफरेंस बिटवीन इलेजी, डर्ज एंड यूलोजी। ठीक है, तो अभी इसको समझेंगे कि जैसे इलेजी जो होता है ना, ये
मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है जिसको मतलब शब्दों से बयां किया जाता है। दर्ज जो होता है ना, ये भी मिलता जुलता इलेजी से ही है, मतलब कोई डेथ के बारे में ही मतलब ये होता है, लेकिन ये मेनली ना परफॉर्म करने के लिए होता है। अभी इसको समझाते हैं। दर्ज, इलेजी और 1 सेकेंड, नेक्स्ट पेज एक ठो ऐड करते हैं। एक हो गया आपका इलेजी, इलेजी, और दूसरा हो गया दर्ज, और थर्ड हो गया यूलॉजी। ये पेन नया है इसलिए थोड़ा सा अच्छे से चल नहीं रहा है। तो इलेजी में क्या होता है ना कि जो होता है, मतलब ये रिटेन फॉर्म में मोस्टली होता है और इसको मतलब गाया जाता है, बोला जाता है। लेकिन जैसे इसको रिटेन फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन दर्ज जो होता है ना, ये मेनली परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है। क्या करने के लिए? परफॉर्म करने के लिए। और ये मेनली किस पे, मतलब किसी का डेथ हुआ है तो उसके फ्यूनरल पे ये परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है। और यूलॉजी जो होता है ना, अगर किसी के संबोधन में, रिस्पेक्ट में एड्रेस करने के लिए, अगर किसी का डेथ हुआ है तो उस पे जो ना एक छोटा सा स्पीच होता है, उसके डेथ पे अपना जो है मतलब व्यक्त करने के लिए, अपना शोक दुख व्यक्त करने के लिए जो बोला जाता है उसको बोला जाता है यूलॉजी। इलेजी क्या होता है, क्लियर हुआ ये? मतलब ये मोस्टली रिटेन फॉर्म में होता है, उसको गा के आप नॉर्मली ऐसे उसको जैसे ये जरूरी नहीं है कि आप इसको फ्यूनरल पे ही बोलेंगे या इसको परफॉर्म वगैरह करने के पर्पज से नहीं होता है। लेकिन दर्ज जो होता है ना, मेनली ये परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है। और यूलॉजी जो होता है एक छोटा सा स्पीच होता है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो वही सब है आगे। अब है हमारा लिरिक। क्या है लिरिक? जैसे लिरिक ऐसे समझो कि उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। मतलब आप जो है अपने निजी अनुभव को, प्रेम को, और इन सारी चीजों को जब आप उसको लिख के व्यक्त करते हैं तो ये लिरिक का ही पार्ट है, जिसमें तुकबंदी मिलाते हैं और ये सारी चीजें। इसमें मेनली प्रेम में पोएट होता है और अपनी प्रेमिका के लिए जो तमाम तरह की चीजें जो मन में आती है, कल्पना होता है, और वो सारी चीजें लिखता है उसके तारीफ में, उसके याद में। तो ये सारी चीजें, ये क्या है, ये लिरिक के पार्ट है। जैसे ना कजरे की धार, ना मोतियों का हार, तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। तो ये सारी चीजें हैं, ये लिरिक के पार्ट है। ठीक है? मतलब वो सॉन्ग है, उसको जो है रिटन फॉर्म से उठा के उसको सॉन्ग के रूप में चेंज कर दिया गया है। लेकिन ये क्या है, और ये क्या है कि जैसे इसको पोएट लिखता है और लिख के जो है इसको सुनाता है। तो ये जो सॉन्ग भी है ना, ये लिरिक से ही, लिरिक का थोड़ा सा इम्प्रूव्ड फॉर्म है आपका जो सॉन्ग आप जो सुनते हैं। तो लिरिक, बस ये सॉन्ग जो मैंने बताया ये समझने के लिए बताया कि लिरिक भी उसी टाइप से है। अब देखते हैं लिरिक में क्या है डेफिनेशन। लिरिक इज अ शॉर्ट पोएम कंपोज फॉर सिंगिंग एंशियंट ग्रीक लिरिक्स वर sung टू द अकम्पनीमेंट ऑफ अ लायर। ये क्या किया जाता था, ये गाया जाता था जो है लिरिक। और ये एक जो होता है ना, ये एक यू के शेप का एक लायर नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है। अब पता नहीं चलता है कि नहीं चलता है, लेकिन पहले उस समय में चलता था। जैसे ये गिटार वगैरह है वैसे, मतलब इसका वो हिलाओगे ना तो ये इससे धुन निकलता है। तो ये क्या होता है, लिरिक मतलब ये लायर से ही निकल के आया है। लायर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता था और उसी के साथ, उसी के कंपनी में इसको मतलब गाया जाता था और बजाया जाता था। ठीक है? इट हैज शॉर्टनेस, सिंगल थीम एंड इंटेंस सिंगल इमोशन। हाँ, इसमें क्या होता है, मतलब सिंगल इमोशन, अपना निजी अनुभव। आपको किसी से प्रेम हुआ और उसके प्रेम में आप जो है कवि हो गए,
तुलसीदास की तरह। तो ये हो गया आप। तो आपने जो उस पे लिखा उसको आप जो है अपने सिंगल इमोशन के थ्रू उसको आप लिरिक बोल दें। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। सर थॉमस यार्ट इंट्रोड्यूस लिरिक्स इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में लिरिक्स को इंट्रोड्यूस कौन किया था? तो थॉमस। कोई इसको वर्ड बोलता है, कोई यार्ड बोलता है, आप इसको थॉमस यार्ड बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे है लिरिकल पोएट्री वाज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ 17th सेंचुरी। मतलब इसका डोमिनेशन कब था लिरिकल पोएट्री का? तो 17th सेंचुरी में। इंग्लिश पोएट्री इन द 18th सेंचुरी, मतलब 17 18 सेंचुरी में। सैमुअल टेलर कोलरिज। मतलब लिरिक के लिए जो है सैमुअल टेलर कोलरिज, एच सी कोलरिज और जॉन किट्स, पर्सी, पीबी शेली, लॉर्ड बायरन, ये लोग काफी फेमस थे। Later in the century, the Victorian lyric was more linguistically self-conscious and defensive than the Romantic forms, and had been such Victorian lyric poets include Alfred Lord Tennyson and Christiana Rossetti। मतलब विक्टोरियन में भी जो है लिरिक को काफी यूज किया गया, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा मतलब उसके शब्दों पे और ये सारी चीजों पे ध्यान दिया गया। मतलब उसके वर्ड को थोड़ा सा उसका वर्ड का लेवल बढ़ाया गया, सोच समझ के उसको लिखा गया। बाकी आगे देखते हैं। लिरिक डिराइव। अच्छा, ये जो लिरिक वर्ड है ये कहाँ से आया है? तो ग्रीक वर्ड लिरिकोज से आया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ भी सकता है। और दूसरा है एडजेक्टिवल फॉर्म ऑफ लायर। इट फर्स्ट अपीयर्ड इन इंग्लिश इन मिड 16th सेंचुरी, रेफरेंस टू द अर्ल ऑफ सरे, ट्रांसलेशन ऑफ पेट्रार्च एंड जॉन सोनेट। अभी पेट्रार्च के सोनेट के बारे में पढ़ेंगे, आगे पढ़ना है। ओड इज अ पोयम ऑफ। अब एक जो हमारा नेक्स्ट है ना, ये ओड है। अब ओड, सोनेट, ये सब क्या है? ये सब लिरिक के ही पार्ट है। आप बोल सकते हैं कि ये सब लिरिक के ही पार्ट है। थोड़े बहुत उसमें डिफरेंस दिखेंगे, लेकिन ओड हो गया, सोनेट हो गया, ये सब क्या है? लिरिक है। सब में तुकबंदी को मिलाया जाता है, उसको खूबसूरत, और इसमें पर्सनल भावनाओं को सामने रखा जाता है किसी चीज के बारे में। जैसे अब उसमें क्या है कि अब अपनी प्रेमिका के बारे में आप लिख रहे हैं कोई चीज, किसी चीज की खूबसूरती के बारे में, तो आप डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसमें जो है एड्रेस करके, ओड में क्या होता है, एड्रेस करके लिखा जाता है। और ये ओड जो होता है ना, अभी बताएगा कि ओड जो है मतलब कंपेरेटिवली थोड़ा सा लॉन्गर होता है लिरिक से। देखो यहाँ है, इसमें लॉन्गर होता है लिरिक से। और इसमें ना, जैसे लिरिक में होता है कि आप उतने शब्दों का चयन करने पे ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी तुकबंदी मिल रहा है उस पर आप लिख रहे हैं। लेकिन ओड जो होता है ना, ये मतलब इस पे थोड़ा सा, मतलब इसके वर्ड पे कि थोड़ा सा और मतलब हाई क्वालिटी का वर्ड, ऐसे ही मतलब थोड़ा खूबसूरत लगे, इस टाइप से थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है इस पे। अब्स्ट्रक्शन ऑफ क्वालिटी, मतलब वो जो लिखा जाता है कोई अब्स्ट्रक्शन के लिए, मतलब जो चीजें आप अगर किसी को आप संबोधन कर रहे हैं, जिसकी कल्पना कर रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट आइडिया के बारे में, उन चीजों के बारे में ओड लिखा जाता है। आइडिया दो, ओड इज डायरेक्ट एड्रेस टू सोनेट अब्स्ट्रैक्ट सम अब्स्ट्रैक्ट। हाँ, वही बोले कि अब्स्ट्रैक्ट आइडिया के बारे में आप जो है अगर कुछ चीजें जो आपके सामने नहीं भी है उसके बारे में आप कल्पना कर रहे हैं, लिख रहे हैं अपने मन से, तो उसको बोला जाता है ओड। आगे है ओड इज लॉन्गर देन लिरिक। अभी जो बताया मैंने, इट्स नॉट अ स्पॉन्टेनियस लाइक लिरिक, बट इट इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड लेबर, इट ऑलवेज सीरियस एंड एलिवेटेड इन टोन। मतलब इसके इसको लिखने में थोड़ा सा मेहनत किया जाता है, काम किया जाता है। अब ओड का टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका पिंडरिक ओड। पिंडारिक ओड इज रेगुलर ओड। हाँ, ये पिंडारिक ओड जो है ना, इसका दूसरा नाम ये आता है रेगुलर ओड और इनरेगुलर इरेगुलर वर्ड। तो पिंडारिक ओड को ना, पिंडारिक ओड को दूसरा नाम, मतलब दूसरे नाम से जो जाना जाता है उसको रेगुलर ओड के नाम से जाना जाता है। रेगुलर ओड के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखना। इन्वेंटेड बाय ग्रीक पोएट पिंडार। और पिंडरिक ओड को कौन इन्वेंट किया? तो पिंडार ने किया। ये भी टीजीटी में 2005 में आई थिंक आया हुआ है। दिस काइंड ऑफ ओड इज रेगुलर ओड एंड डिवाइडेड इनटू स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड इकोड। इसको जो है पिंडरिक ओड को थ्री टाइप में डिवाइड किया जाता है इनटू। और ये थ्री टाइप क्या है? तो स्ट्रोफीज, एंटी स्ट्रोफीज एंड इपोड। अब दिमाग में आएगा कि स्ट्रोफीज क्या होता है, एंटी स्ट्रोफी क्या होता है और इपोड क्या होता है। तो सिंपल एक लाइन में समझो कि मान लो पोएट जो है
ओड को परफॉर्म कर रहा है, गा रहा है या बोल रहा है, और स्टेज पे जैसे सामने परफॉर्म कर रहा है, तो अगर राइट से लेफ्ट जाता है और अपनी बातों को बोलता है तो उसको स्ट्रोफी बोल दोगे। और फिर पुनः जब लेफ्ट से राइट आता है तो जो है, जो बातें बोलता है उसको एंटी स्ट्रोफी बोलोगे। और ये जो स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी का दोनों का कुल मिला के जो रिप्लाई देता है, जो जवाब आता है, उसको किसमें देता है, इपोड में दिया जाता है। तो ये क्या हुआ आपका, स्ट्रोफीज एंटी स्ट्रोफीज एंड इपोड। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इसी में डाउट होता है और बहुत क्लियरली इसको बताया भी नहीं जाता कि स्टोफीज क्या होता है, एंटी स्टोफीज क्या होता है, डिपोड क्या होता है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड कोरल ओड। और ये पिंडरिक ओड को मतलब अभी तो बताया मैंने, पिंडरिक ओड को रेगुलर ओड बोला जाता है, दूसरा इसको कोरल ओड भी कहा जाता है। ये कोरल ओड किसको बोला जाता है, तो पिंडरिक ओड को। आगे है होरेसियन ओड। Horatian ode was invented by the Roman poet Horace and published in 23 BC. Its structure is very simple. It has no division of strophe, antistrophe and dipode. अब ध्यान दो इसको। पहला ओड मैंने जो पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा, वो क्या पढ़ा, पिंडरिक ओड पढ़ा। पिंडरिक ओड को क्या बोला जाता है, रेगुलर ओड बोला जाता है। दूसरा उसको कोरल ओड भी बोला जाता है। ये चीजें ध्यान रखना। अब दूसरा जो ओड, हमको दूसरे टाइप का ओड पढ़ना है पिंडरिक ओड के बाद, वो होरेसियन ओड पढ़ना है। लेकिन होरेसियन ओड में क्या होता है कि इसके मतलब इसका डिवीजन नहीं होता है। इसको जो है ये सिंपल होता है लाइन में, मतलब इसमें जो है स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी, एंडीपोड, इसको थ्री पार्ट में तोड़ के नहीं लिखा जाता है। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है, बस इतना समझो इसको। आगे है द इंग्लिश ओड्स रिटेन बाय। अच्छा, ये थर्ड टाइप का जो ओड्स है वो इंग्लिश ओड्स है। ये रिटेन बाय शेली एंड किट्स आर नाइदर होरेसियन नॉर पिंडरिक। मतलब जो इंग्लिश ओड्स है ना, जो वो ना पिंडरिक ओड को फॉलो करता है ना होरेसियन ओड को फॉलो करता है। इनका एक अपना ही ओड है जो पीबी शेली और किट्स के द्वारा लिखा गया है। जैसे वो टू ग्रेसियन अर्न पढ़ोगे, और ये आगे हो सकता है इसमें एग्जाम्पल में दिया हो, भी देखते हैं। They are called the English irregular. Strophe, antistrophe, and dipode form a three-part structure in classical ode. आगे नहीं है, ये सोनेट के बारे में है। अभी जैसे बता दें कि जैसे किड्स का है, जैसे ऑटोमन है, और ओड टू ऑटोमन और ग्रेसियन। तो ऑटोमन में क्या होता है कि बसंत के बारे में खूब सारा तारीफ इनके मन में आता है। ओड मतलब क्या, सीधी बात में ऐसा समझो ना कि ओड मतलब जैसे कोई चीज आप मन में कल्पना कर रहे हैं और उसके बारे में खूब तारीफ कर रहे हैं। वही लिरिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि माँ, जो जेन्युइन चीजें हैं, जैसे प्रेमिका है, कोई मित्र है, मतलब कोई चीजें हैं जिसको आप निजी तौर पे आप अनुभव कर रहे हैं, उसको सामने देख रहे हैं, और उसके तारीफ में एकदम खूब लिखे जा रहे हैं, ना कजरे की धार ना मोतियों का हार, फिर भी कितनी सुंदर हो, इस टाइप से। तो वो होता है लिरिक। और पिंडरी कोड में होता है कि पिंडरी कोड में, जैसे सॉरी ओड में क्या होता है कि ये जो है तो अब्स्ट्रैक्ट चीजों को एड्रेस किया जाता है। जैसे ऑटोमन, ओड टू ऑटोमन बताया मैंने जॉन किट्स का, तो इन्होंने जो है बसंत के बारे में मतलब इतने तारीफ किए हैं कि बसंत जो है मौसम इतना खूबसूरत होता है, उसमें सब्जी, फल, सारी चीजें एकदम पेड़ में लदी होती हैं, मतलब एकदम मतलब स्वर्ग जैसा अनुभूति होता है, इस टाइप से उसको जो है अनुभव करते हैं। और फिर उन्होंने लिखा ओ टू ग्रेसियन अर्थ, मतलब एक कलश पे एक चित्रण है जिसमें एक नायक है और अपनी नायिका को जो है वो चुंबन करना चाहता है, इस टाइप से उसमें मेंशन है। और फिर उसके प्रेम के बारे में मतलब उसके बारे में पूरा वो लिख देते हैं ओ टू ग्रेसियन अर्थ में, कि ये कितना प्रेम करता है, ये मतलब उससे लिपटना चाहता है, ये लिपट पाएगा कि नहीं लिपट पाएगा, मतलब ये सारी चीजें उसके प्रेम के बारे में। तो ये क्या है, मन में कल्पना है, एक चित्र आप देखा, आपने एक आर्ट देखा एक घड़े पे, और उसके बारे में आप अपने मन में कल्पना करने लगे, और उस पे जो है एक लंबा चौड़ा ओड आपने लिख दिया। ये है आपका ओड। आई होप कि ओड के बारे में अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। और जब तक तुम्हारे शरीर में जान रहेगा तब तक ओड, लिरिक, ये सारी चीजें नहीं भूलोगे, मेरा ऐसा मानना है। बाकी अगर भूल जाओ तो तुम्हारा आईक्यू लेवल बहुत कमजोर है। आगे जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो सोनेट है।
तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सोनेट। और मैंने बताया कि सोनेट जो है जैसे ओड है वैसे सोनेट भी जो पार्ट है वो लिरिक का ही पार्ट है। ये भी इसमें भी जो है अपनी पर्सनल फीलिंग वगैरह को सामने रखा जाता है, लेकिन लिरिक और सोनेट में एक बेसिक डिफरेंस है। वो क्या है कि लिरिक में हमने कहीं ये मेंशन नहीं किया कि लिरिक 14 लाइन का होता है, 13 लाइन का होता है, मतलब उसका स्टेंजा क्या होता है, लाइन क्या होता है, ये सारी चीजें। लेकिन सोनेट में क्या है ना कि सोनेट में एक फिक्स जो है इसका लाइन होता है, इसका स्टेंजा होता है। जैसे सोनेट जो होता है ये 14 लाइन का आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस होता है, लिंक्ड बाय एन इंट्रिकेट राइम स्कीम। मतलब इंट्रिकेट मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई एक राइम स्कीम होती है। अभी आपके दिमाग में आएगा जो चीज जो जिसने कर्टल सोनेट पढ़ा होगा उसके दिमाग में आएगा कि हमने तो सुना है कि एक कर्टल सोनेट होता है जो मतलब 14 लाइन का नहीं होता है। तो हाँ ठीक है, आपने ठीक सुना है कि कर्टल सोनेट जो होता है वो मतलब 10 और हाफ लाइन का होता है। ये ठीक है, लेकिन ये सोनेट है लेकिन थोड़ा सा अलग है, इसको अलग लिया जाता है। इसका जो है मेनली जो सोनेट होता है ना उसका 3 टाइप होता है, उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो मेनली जो सोनेट होता है ना वो 14 लाइन का होता है। ठीक है। The term sonnet is derived from Italian word soneto। ये भी आता है कि सोनेटो जो है सोनेट किस वर्ड से आया है और मतलब कौन सी भाषा का वो वर्ड है। तो इटालियन वर्ड है सोनेटो, जिसका मतलब होता है साउंड। एग्जैक्ट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। दिस इज फॉर्म ऑफ पोएट्री। ये भी पोएट्री का फॉर्म है, वाज क्रिएटेड बाय जियाकोमो डल लेंटिनी। ये सबसे पहले सोनेटो जो है किसके द्वारा यूज किया गया था? तो ये लेंटिनी के द्वारा यूज किया गया था, लेकिन बाद में इसको फेमस कौन किया था? तो पेट्रार्क ने किया था। ये वही बात हो गई कि लोकपाल बिल के लिए जो है दिल्ली में अनशन और विरोध प्रदर्शन शुरू किया अन्ना हजारे ने, और लीडर उभर के कौन है और मुख्यमंत्री किस कौन बन गए? तो अरविंद केजरीवाल बन गए। तो सेम चीज है कि सोनेटो को शुरू कौन किया? तो लेंटिनी ने किया, लेकिन फेमस किससे हुआ? तो पेट्रार्क से हुआ। और सोनेट के लिए कौन फेमस हुआ वहां पे? तो पेट्रार्क हुआ। ठीक है। आगे है यूज इट टू कंपोज लव पोयम टू हिज बिलव लवर। हाँ वही बात है, लवर। यहाँ एस नहीं ए होगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यूज जो ये न ये जो मैंने बताया ना कि लिरिक वगैरह ये सारी चीजें, ये प्रेम कहानियां, ये लिरिक वगैरह जो होती है मतलब ये पर्सनल फीलिंग को, किसी से प्रेम हो गया, ब्रेकअप हो गया और किसी की यादों में आप ये सारी चीजें लिख रहे हैं जैसे इलेजी ओड, ये सारी चीजें हैं। तो क्या है, ये सब लिरिक के पार्ट है। और ये सब ऐसे ही होता है। मतलब ये कैसे, ये भी मतलब एक प्रेमी थे, एक सच्चा प्रेमी थे, और इन्होंने जो सोनेट का यूज शुरू किया ना वो अपने प्रेमिका के लिए ही किया। देख उसका, और इनके प्रेमिका का नाम, पेट्रार्च की प्रेमिका का क्या नाम था? तो लौरा नाम था। उसका क्या नाम था? लौरा। इसको याद रखना। ऐसे ये क्वेश्चन एग्जाम में तो आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी द क्रेडिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सोनेट इन इंग्लैंड गोज टू द थॉमस यार्ड। अब ये बात है कि इटली में तो जो है पेट्रार्च लेंटिनी लाए, पेट्रार्च ने उसको फेमस किया, लेकिन इसको उठा के इस सोनेट को ब्रिटेन में कौन लाया, इंग्लैंड में कौन लाया? तो उसको, उसका नाम है थॉमस यार्ड। ठीक है। और ये कब लाए थे? तो अर्ली 16 सेंचुरी में। अभी आगे है कि अब यार्ड इसको फेमस भी नहीं करेंगे, फेमस भी कोई और करेगा, अभी पढ़ेंगे इसको। सोनेट देयर आर टू मेजर पैटर्न और राइम। द इटालियन और पेट्रार्चन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट। अब देखो, जो पेट्रार्चन सोनेट होता है ना इसको मेन दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ऑक्टेव। ऑक्टेव इसमें 8 लाइन होता है। और एक होता है सिस्टेट। सिस्टेट इसमें 6 लाइन होता है। ओवरऑल कितना हो गया? 8 और 6 14 लाइन। तो ये बताया मैंने कि सोनेट जो होता है 14 लाइन का होता है। एक होता है ऑक्टेव, इसमें जो है दो पार्ट होता है पेटार्चन में, ऑक्टेव और सिस्टेट। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो एक 8 लाइन का होता है, 6 लाइन का होता है, 8 से 14। ठीक है। आगे है सम वेरिएंट सच एज, और इसका जो है राइम स्कीम क्या है? ये तो आप जान गए कि इसको दो पार्ट में किया जाता है डिवाइड, ऑक्टेव और सिस्टेट। इसका राइम स्कीम क्या होता है? तो अभी इसका राइम स्कीम हम समझेंगे। इसका राइम स्कीम होता है
ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी सी डी सी, या कहीं 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 आपको सी डी ई सी डी ई भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 8 लाइन, और ये सी डी सी सी डी हो गया ये 6 लाइन। ये होता है पेटार्चन सोनेट। इसका राइम और स्कीम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी बी ए सी डी सी। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लिश सोनेट फॉल्स इनटू 3 क्वार्टेंट। अब देखो इंग्लिश सोनेट जो है, ऐसे थॉमस यार्ड तो लाए थे जो ना इंग्लैंड में, वो तो पेट्रार्कन सोनेट ही लाए थे, ऑक्टेव और सेस्टेड वाला है। लेकिन आगे इंग्लिश सोनेट फॉल्स इनटू 3 क्वार्टेंट एंड कंक्लूडिंग कपलेट। जो विलियम शेक्सपियर ने जो सोनेट जो किया ना, वो उसका राइम स्कीम क्या था? ए बी सी डी ई एफ जी जी। मतलब 3 क्वार्टेंट, एक क्वार्टेंट ये हुआ, दूसरा क्वार्टेंट ये हुआ, तीसरा क्वार्टेंट ये हुआ, और ये जी जी जो है ये लास्ट में कपलेट है। ठीक, तो ये 3 क्वार्टेंट हुआ और एक कपलेट हुआ, मतलब 4 4 4, ये 12 हो गया, और ये लास्ट में दो, मतलब 4 और 2 12 और 2 14। ठीक है, एक सेकंड, अब देख लो इसका राइम स्कीम, यहाँ क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, आगे है, एक सेकंड। ठीक है, आगे है, और ये जो है ना, ये इंग्लिश में जो पेट्रार्च, जो थॉमस यार्ड लेके आए थे ना, वो पेट्रार्च वाला सोनेट लेके आए थे, मतलब वो ऑक्टेव और सिस्टेट वाला। लेकिन उसमें जो है, ये पेट्रार्च वाला सोनेट में इन्हीं के जो कंटेम्परेरी थे, ये अर्ल ऑफ सरे, अभी इसमें दिया होगा अर्ल ऑफ सरे। तो अर्ल ऑफ सरे ने क्या किया कि जैसे आपने कोई प्लेटफॉर्म दे दिया और उसमें थोड़ा सा वेरिएशन करके और उन्होंने अपना नाम कर लिया। तो सोनेट लाया कि किसने? पेट्रार्च वाला सोनेट लाया, ऑक्टेव और सेस्टेड वाला कौन? थॉमस यार्ड ने। लेकिन अर्ल ऑफ सरे ने क्या किया कि इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये ऑक्टेव और सेस्टेड मतलब जो है, मतलब 8 लाइन और 6 लाइन इसको करके ना करके इन्होंने क्या किया कि 3 2 क्वार्टेन बना दिया और एक तो कपलेट बना दिया इसमें। मतलब ये जो है 14 लाइन का ही, लेकिन उसका राइम स्कीम क्या था? ए बी बी सी डी सी या सी डी। लेकिन इसमें क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो अर्ल ऑफ सरे ने क्या किया? थॉमस यार्ड वाला सोनेट में थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक, उसको 3 क्वार्टेन और एक कपलेट बना दिया, ऑक्टेव और सेस्टेट से चेंज करके। अब देखो, ये अर्ल ऑफ सरे का जो सोनेट था, इसको किसने यूज किया? शेक्सपियर यूज इट एंड मेड सो फेमस। फिर वही बात हो गई कि जैसे लेंटिनी ने सोनेट इटली में शुरू किया और उसको फेमस पेट्रार्च ने किया अपनी प्रेमिका के लिए लिख लिख के सोनेट, और उसी तरह से जो जो 3 क्वार्टेन और एक कपलेट वाला जो सोनेट था, इसको शुरू कौन किया? इंग्लैंड में सबसे पहले ऑक्टेव सेस्टेट वाला लेके थॉमस यार्ड। उसमें थोड़ा सा चेंज किया अर्ल ऑफ सरे ने, जिसका राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी जी कर दिया। और इस वाले सोनेट को, ये राइम स्कीम वाले सोनेट को फेमस कौन किया? तो अर्ल ऑफ सरे ने लिखा, लेकिन फेमस इसको कौन किया? तो शेक्सपियर जो थे, जो शेक्सपियर थे, उन्होंने इसको फेमस किया। तो कुल मिला के बात वही है कि जैसे दिल्ली वाला भी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अन्ना हजारे ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और नेता कौन बन गया? तो अरविंद केजरीवाल बन गए। सिंपल बात, वही बात हो गया कि ये जो 3 क्वार्टेन और ये कपलेट वाला कॉन्सेप्ट भी कौन लेके आया? अर्ल ऑफ सरे ने लेके आया, लेकिन नाम किसका हुआ? तो शेक्सपियर का हुआ। सेम चीज है, इसको फेमस किया कौन किया? तो शेक्सपियर ने किया। आगे लास्ट है, देयर आज देयर वाज ऑल्सो अ थर्ड वेराइटी अडोप्टेड बाय एलिजाबेथन पोएट स्पेंसर। अभी हमने पढ़ा पेट्रार्चन सोनेट, दूसरा पढ़ा इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट, जो 3 क्वार्टेन और एक कपलेट वाला। अब थर्ड जो है हमारा स्पेंसेरियन सोनेट है, जो थर्ड टाइप है सोनेट का, स्पेंसेरियन सोनेट है। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है
विच ही लिंक ईच क्वाड्रेंट टू द नेक्स्ट। जैसे उसमें क्या पढ़ा था क्वाड्रेंट वाले में, थ्री क्वाड्रेंट में, ए बी ए बी। अब इससे जो है जो सी डी, आगे क्या है, सी डी सी डी, आगे है ई एफ ई एफ ई एफ ई एफ। लेकिन जैसे अब देखो बी और सी बिल्कुल अलग हो गए, लेकिन जो स्पेंसरियन सोनेट पढ़ोगे जैसे ए बी, और जो नेक्स्ट क्वाड्रेंट होगा ना, यहीं से उठाएगा, इसी बी को, बी से इसको उठाएगा, बी सी क्या है इसमें, ए बी बी सी, और फिर यहाँ से सी उठा के ले जाएगा सी डी, और फिर ई ई, मतलब है ये भी 14 लाइन का, थ्री क्वाड्रेंट भी है, 1 2 3, एक कपलेट भी है। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये जो लास्ट वाला जो लाइन था ना, ये डिफरेंट डिफरेंट ये डिफरेंट था इसमें, शेक्सपियरियन सोनेट में, इंग्लिश सोनेट में। लेकिन जब स्पेंसरियन सोनेट पढ़ोगे तो ये लास्ट वाला जो लाइन है ना, ये लास्ट वाला लाइन बी डी या यहाँ सी सी, ये दोनों सेम होता है, ये मैच कराया जाता है। तो आई होप कि पोएट्री का जो है, पर्सनल पोएट्री के ऑल काइंड्स आपने अच्छे से समझा होगा। और यदि वीडियो ठीक लगा है तो अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए लाइक करके वीडियो को, ताकि ये मोटिवेशन मिले कि नेक्स्ट वीडियो भी लेके आया जाए। बाकी धन्यवाद।